हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो चलिए वापस आ चुके हैं टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे चेकआउट कर लेना, और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ 10 से 20 सेकंड में छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। तो भाई पिछले एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस हमारे मैन कैरेक्टर को बचपन में नदी में बहा दिया गया था। उसके बाद गाँव की बुढ़िया, ग्रैंडपा और बाकी लोगों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। फिर शुरू हुई उसकी रुथलेस ट्रेनिंग, और भाई ब्लड मेडिसिन ट्रेनिंग में जो उसके साथ हुआ, उसके बाद बंदे की ऐसी हालत खराब हुई कि तुम भी बोलोगे भाई ये ट्रेनिंग है या सीधा सीधा टॉर्चर। ऊपर से ग्रैंडपा ने उसकी जो कुटाई की है ना, वो भी देखने लायक थी। अगर उस रुथलेस ट्रेनिंग और जबरदस्त एनिमेशन का मजा लेना है तो इस एपिसोड के बाद पिछला वाला भी जरूर चेकआउट कर लेना। भाई उसमें बूढ़ों का जो रुथलेस अवतार दिखाया गया है, उसे देखकर बस एक ही बात निकलती है, भाई ये क्या चीज है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के साथ, जहां हम देख पाते हैं कि जब चिन्मू ने चीफ के बताए तरीके से अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था तो वाकई उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो गई थी। साथ ही चिन्मू के ग्रैंडपा जो हर रोज उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उनकी वजह से भी चिन्मू की बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। उसे अंदर से फील होने लगा था कि लौंडा पहले से काफी ताकतवर हो चुका है। हालांकि अपनी बॉडी में छुपी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को वह अभी यूज नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी साफ महसूस कर सकता था। बस अब उसके मन में एक ही सवाल था कि आगे उसे प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, क्योंकि तभी उसकी इमॉर्टल बॉडी और कल पूरी तरह एक्टिवेट हो सकते थे। इन्हीं सवालों के बारे में वह हर रोज सोचता रहता है। उसी मोमेंट पर ग्रैंड माँ उसे आवाज लगाती है, जिसकी वजह से चिन्मू तुरंत उछलते कूदते उनके पास पहुंच जाता है। चिन्मू बताने लगता है कि यही वो ग्रैंड माँ है जिन्होंने उसे बचपन से पाला है और सबसे ज्यादा प्यार भी किया है, लेकिन हर बात पर उनका मूड बदलते रहता है, इसलिए आज तक कोई भी उन्हें ठीक से समझ नहीं पाया। कभी कभी वो गांव वालों का इलाज करती हैं, तो कभी मर्चेंट बन जाती हैं। सच में सोचने वाली बात है कि आखिर यह बुढ़िया इतने सारे काम कैसे कर लेती है। चिन्मू को तो आज तक कभी पता ही नहीं चला कि आखिर यह बुढ़िया इतने सारे काम करती कैसे है। और सबसे बड़ी बात, उस मेडुसा जैसी चुड़ैल को आखिर इन्होंने कैद कैसे किया था। जरूर इनके पास कोई ऐसा राज है जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। तभी ग्रैंड माँ चिन्मू को अपने साथ गांव से बाहर की तरफ ले जाने लगती है और कहती है, चलो चिन्मू, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक अच्छा और असली दर्जी क्या कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज क्या होती है। चिन्मू कहने लगता है, मैंने आपको हमेशा सुई इस्तेमाल करते देखा है, इसका मतलब आपकी एबिलिटी सिर्फ कपड़े सिलना है। ग्रैंड माँ मुस्कुराकर कहती है, चिन्मू, आज मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल ड्रेस बनाई है। इसके बाद दोनों चलते चलते जंगल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन गाइस, तुम्हें क्या लगता है आखिर ग्रैंड माँ चिन्मू को कैसा नया कपड़ा देने वाली है। दोनों जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। ग्रैंड माँ चिन्मू को बताने लगती है, देखो इस दुनिया में हर क्रिएचर के पास 2 तरह के आवरण होते हैं। इसका मतलब सिर्फ कपड़ों से नहीं है, मैं बात कर रही हूँ बाहरी आवरण की। हर जीव का शरीर सोल, एनर्जी और ब्लड से बना होता है, जिससे उसकी बॉडी का शेप और साइज बनता है। दूसरा आवरण होता है उसकी शैडो, जो हर पल उसके साथ रहती है और उजाले में दिखाई देती है। ये सारी बातें चिन्मू के सिर के ऊपर से जा रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ग्रैंड माँ कहती है, आज मैं तुम्हें इसी से जुड़ी एक खास चीज बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसके बाद दोनों छुपकर एक बेहद खूबसूरत स्पिरिचुअल डियर को देखने लगते हैं। जैसे ही चिन्मू आवाज करने वाला होता है, ग्रैंड माँ उसे तुरंत शांत करा देती है, लेकिन तब तक उस स्पिरिचुअल डियर को आसपास की आहट मिल चुकी होती है, इसलिए वह अपनी खास एबिलिटी यूज करके इनविजिबल हो जाती है और वहीं छुप जाती है। तभी बुढ़िया चिन्मू से कहती है, सबसे पहले तुम्हें सीखना होगा किसी की सोल को कैद करना, जो उसकी रियल सोल नहीं होगी बल्कि होगी शैडो सोल। इसके लिए बुढ़िया अपनी पावर्स यूज करके उस डियर की परछाई को कैद कर लेती है, जिसकी वजह से रियल डियर की बॉडी एकदम फ्रोजन हो जाती है। चिन्मू उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। बुढ़िया बताती है, मैंने इसकी रियल बॉडी को नहीं बल्कि इसकी परछाई को कंट्रोल किया है। मैं ऐसे स्पेल्स जानती हूँ जो शैडो और रियल बॉडी दोनों पर एक साथ असर करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद बुढ़िया उसी डियर का एक क्लोन बनाना शुरू कर देती है और कहती है, इसी क्रिएचर की मदद से तुम्हारे लिए बाहरी आवरण बनाया जाएगा। चिन्मू सारी बातें नोट करने लगता है ताकि बाद में कुछ भी भूल न जाए। ये देखकर बुढ़िया पूछती है, क्या तुम्हें यह ऐसे ही याद नहीं रहेगा? चिन्मू कहता है, अब सब कुछ याद रहेगा। बुढ़िया कहती है, अब मैं तुम्हें बाहरी आवरण बनाना सिखाती हूँ। इसके बाद वो डियर की शैडो को बाहर निकालती है और हजारों सुइयों की मदद से उसके चारों तरफ एक नया आवरण बुन देती है, जो देखने में बिल्कुल उसी डियर जैसा लगता है। ये नजारा देखकर चिन्मू कहता है, वाकई ये तो लाजवाब है। सच में बुढ़िया के पास भी मैजिकल पावर्स हैं। बुढ़िया बताती है, यही वो आवरण है जो हम
टेलर तुम जैसे लोगों के लिए बनाते हैं, लेकिन इन क्लॉथ्स में बहुत खास तरह की एबिलिटीज भी होती हैं। चिन्मू पूछता है, आपने इसकी शैडो यूज कर ली, अब इस डियर का क्या होगा? क्या इसके पास कभी शैडो नहीं होगी? बुढ़िया मुस्कुराकर कहती है, मैं शैडोज को सिर्फ थोड़े समय के लिए उधार लेती हूँ। जैसे ही बुढ़िया अपनी नीडल निकालती है, वो डियर तुरंत दौड़ लगाकर भाग जाता है। फिर बुढ़िया कहती है, जैसे ही तुम यह आवरण उतारोगे, इसकी शैडो अपने असली मालिक के पास वापस चली जाएगी, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी मोमेंट पर अचानक चिन्मू को अपनी बॉडी में और भी ज्यादा एनर्जी फील होने लगती है। उसकी पूरी बॉडी एनर्जी से भर जाती है और उसके चारों तरफ उसी डियर का आवरण आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे चिन्मू सचमुच उसी डियर में बदल गया हो। ये देखकर चिन्मू बहुत खुश हो जाता है और पूरा लौंडा हिरण बनकर उछलने लगता है। लेकिन अब यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं था। तभी कुछ मास्टर्स वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, सोल को कैप्चर करना और शैडो को कंट्रोल करना, यही असली डेमोनिक आर्ट है। ऐसी ताकत हर किसी के पास नहीं होती। इन लोगों को देखकर चिन्मू कहता है, बुढ़िया आखिर ये लोग कौन है और इनकी आवाज इतनी दूर से हमारे पास कैसे आ रही है? उनमें से एक मास्टर कहने लगता है, डाज बहुत ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी जगह है। हमें पता है कि डेमन सेक्ट के शरणार्थी कभी भी बाहर की दुनिया में नहीं रह सकते, इसलिए उनके छिपने की सिर्फ एक ही जगह है, डाज। ये सुनकर बुढ़िया कहती है, आखिर यह लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि ना तो बुढ़िया डेमन सेक्ट से थी और ना ही वो किसी डेमन सेक्ट वाले को जानती थी। यहाँ तक कि सामने खड़े इनमें से किसी को भी नहीं पहचानती थी। इसलिए वो कहती हैं, आप जो भी हो, मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ। ये सुनकर मास्टर कहता है, नॉर्मल लोगों के पास ऐसी पावर्स नहीं होती। हमने अपनी आंखों से तुम्हारी ताकत देखी है। हम जानते हैं कि तुम एक डेमन हो जिसने इंसानी आवरण पहन रखा है। तुम्हारी ब्लड डेमन आर्ट की वजह से तुम जानवरों की बॉडी में छिप सकते हो। हमने ऐसे कई डेमन्स देखे हैं जो इस धरती पर तबाही मचा चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया समझ जाती है कि सामने खड़े लोग बिल्कुल भी साधारण नहीं है, इसलिए वो तुरंत चिन्मू से कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे राक्षस हैं जिन्होंने इंसानों की खाल ओढ़ रखी है और मौका मिलते ही तुम्हारी जान लेना चाहेंगे। अब समय आ गया है कि इन्हें इनकी औकात दिखाई जाए। चिन्मू उनकी बात मानकर वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बुढ़िया उन मास्टर्स से कहती है, मैं जानती हूँ तुम लोग लियांग सेक्ट से आए हो, लेकिन क्या तुम यह नहीं जानते कि हमने कभी लियांग सेक्ट पर हमला ही नहीं किया? जिसने भी आज तक हमसे टकराने की कोशिश की उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। फिर भी क्या तुम इतनी बड़ी गलती करना चाहते हो? इस पर मास्टर कहता है, हमारा किंगडम हमारे लॉर्ड ओरेकल ने बनाया था और उन्हीं की वजह से लियांग सेक्ट की स्थापना हुई। उनके पास गॉड लेवल की ताकत थी। उन्होंने साफ आदेश दिया था कि यह जगह गॉड्स की छोड़ी हुई भूमि है। अगर यहाँ कोई इंसान या डेमन दिखाई दे तो उसे तुरंत मार दिया जाए, क्योंकि यहाँ किसी के आने की इजाजत नहीं है। तुमने न सिर्फ लॉर्ड ओरेकल के आदेश का उल्लंघन किया है, बल्कि डेमन आर्ट का इस्तेमाल करके न जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा, इसलिए तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। यह सुनकर चिन्मू समझ जाता है कि ये लोग बुढ़िया को जान से मारने आए हैं, लेकिन इन्हें अभी तक बुढ़िया की असली ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं था। सबसे पहले बुढ़िया अपनी नीडल्स का इस्तेमाल करके आसपास का पूरा माहौल अपने कंट्रोल में ले लेती है। फिर चिन्मू से कहती है, अब मैं इन लोगों को रोकूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें जरा सी भी चोट पहुंचे, इसलिए जब तक मैं इन्हें उलझा कर रखूं, तुम तुरंत गांव की तरफ भाग जाओ। चिन्मू वहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन उसे बुढ़िया की चिंता लगातार सताने लगती है। उधर मास्टर तुरंत लियांग सेक्ट के 5 सन्स से कहता है, जल्दी जाओ और उस बच्चे को पकड़कर मेरे सामने लाओ। वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक डेविल किड है, उसका सिर काटकर मेरे सामने ले आओ। इतना सुनते ही लियांग सेक्ट के सभी फाइटर्स चिन्मू के पीछे दौड़ पड़ते हैं। उन्हें देखकर बुढ़िया तुरंत समझ जाती है कि इनमें से कोई भी कमजोर नहीं है। इनकी ताकत और बैटल एक्सपीरियंस दोनों ही जबरदस्त है। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये चिन्मू को आसानी से पकड़ लेंगे। जैसे ही बुढ़िया अपनी नीडल्स का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तभी 5 बूढ़े मास्टर्स उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सुनो ओल्ड डेमन, हमारे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। बुढ़िया मुस्कुराकर जवाब देती है, सुनो बुढ़ो, बहुत समय हो गया मेरी बूढ़ी हड्डियों को हिले हुए। अगर तुम लोग इतना ही चाहते हो तो आज तुम्हारी हड्डियां ही चटका देती हूँ। इसके बाद अकेली बुढ़िया एक साथ उन 5 ओल्ड मास्टर्स से भिड़ जाती है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जंगल में भागते हुए चिन्मू को, जिसके पीछे लियांग सेक्ट के 5 डिसाइपल्स पड़े हुए थे। चिन्मू की नई स्किन की वजह से स्पीड काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन गाइस ये 5 भी कुछ कम नहीं थे। इनके पास पानी के ऊपर चलने की भी ताकत थी, इसलिए यह लोग बड़ी तेजी से चिन्मू का पीछा कर रहे थे। चिन्मू सोचता है कि इनके पास उसके ग्रैंडपा जैसी ही पावर्स हैं, इसलिए अगर वो नदी किनारे भागता रहा तो पक्का पकड़ा जाएगा। इसी वजह से वो जंगल का थोड़ा डिफिकल्ट रास्ता चुनता है ताकि इस आफत से बच सके और लौंडा अपना दुम
दबा के भागता है। क्या तुम लोग ग्रैंडपा की कुछ स्किल्स देखना चाहोगे? ग्रैंडपा ने उसे पहले ही एक ऐसी जबरदस्त मूवमेंट स्किल सिखाई थी जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके ऊपर चला ना जा सके। बस अपने पैरों को इतनी तेज चलाना सीखो कि चाहे पानी हो, हवा हो या फूलों की पंखुड़ियां, तुम हर जगह दौड़ सकते हो। अब चिन्मू उसी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। वो फूलों की पंखुड़ियों पर अपना वजन डालते हुए अपने पैरों को इतनी जबरदस्त स्पीड से चलाने लगता है मानो उसके अंदर हेवन और अर्थ की ताकत उतर आई हो। उसकी स्पीड देखकर पांचों डिसाइपल्स दंग रह जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो बच्चा अभी कुछ देर पहले उनके हाथों मरने वाला था वो पलक झपकते ही उनकी आंखों से गायब हो गया। तभी उन्हें समझ आ जाता है कि इस बच्चे को ट्रेनिंग देने वाला इंसान कोई मामूली मास्टर नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि अभी तक चिन्मू का कल्टीवेशन भी अवेक नहीं हुआ था, फिर भी वो इतनी खतरनाक स्किल्स कैसे इस्तेमाल कर पा रहा था। अब इन लोगों का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और चिन्मू का पीछा करते करते ये सब एक सुनसान और बेहद खतरनाक जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जगह इतनी वीरान थी कि ऐसा लग रहा था मानो यहाँ से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा हो। तभी एक डिसाइपल कहता है, यह जगह बेहद खतरनाक है, यहाँ कई पावरफुल स्पिरिचुअल मॉन्स्टर्स रहते हैं। अगले ही पल हमें कई विशाल और डरावने स्पिरिचुअल मॉन्स्टर्स की झलक दिखाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ चिन्मू एक ऊंची चट्टान पर पहुंच चुका होता है। तभी इन लोगों की नजर सामने पड़े एक विशाल पत्थर पर जाती है जिसके ऊपर किसी बहुत बड़े पंजे का निशान बना हुआ था। सिर्फ उस निशान को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ रहने वाले मॉन्स्टर्स कितने खतरनाक होंगे। ये नजारा देखकर सभी की सांसें अटक जाती हैं और तभी चिन्मू के ठीक पीछे अचानक एक स्पिरिचुअल बीस्ट की आंख खुल जाती है। और हाँ भाई लोग, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना है तो नीचे वाला लाइक बटन दबा देना और एक बढ़िया सा कमेंट भी जरूर करना, क्योंकि आजकल वीडियो पर पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से नया वीडियो बनाने का मोटिवेशन थोड़ा कम हो गया है। अगर इस वीडियो पर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा, वरना आएगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो चैनल पर बियॉन्ड द टाइमस्केप भी जरूर चेकआउट कर लेना। उसके अंदर भी एक से बढ़कर एक रुथलेस कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।